गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक वीडियो हो गई थी मेरी बेकार, साउंड नहीं आई थी, मन दुखी हो गया पूरी तरह से। चलो, आपकी स्ट्रेट लाइन पूरी हो चुकी थी। यस, सचान क्लासेस ने अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया है। बस अब कुछ नहीं, चलते चलते की बेला है, बस चलते चलते की बेला है। एक दिन डिलेड हो गया, वरना आज प्लेन ख़त्म हुआ रहता। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं ख़त्म हुआ तो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम आपको 100% पढ़ा रहे हैं। हम कोई रेड्यूस सिलेबस 30% 40% कम ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको 100% सिलेबस 100% पोटेंशियल के साथ कवर कर रहे हैं। पूरे भारत की एकमात्र संस्था जो सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन में अपने सिलेबस को ख़त्म कर रही है। डेफिनेटली पूरे भारत की पहली ऑनलाइन संस्था जो अपने 100% सिलेबस को बिफोर टाइम कमिटेड करके ख़त्म कर रही है, प्रमाण मौजूद है, किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन दिल से पढ़ा था, ऐसे बिल्कुल उसी दिल से आज हमारे साथ प्लेन पढ़ लीजिए और प्लेन की कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि प्लेन में कौन कौन से केस होते हैं, क्या क्या उसमें कंसेप्ट बनते हैं और कैसे कैसे वो तुम्हें लगाना होता है। जस्ट स्टार्ट माय डियर। जैसे आपको याद होगा, मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ाई थी, मैं एक बार रिवीजन दे देता हूँ 1 मिनट में। तो आपको बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तब फाइंड करना जब वो एक वेक्टर ए, चाहे आप उसे वेक्टर के फॉर्म में लिख दो, चाहे उसे पासिंग पॉइंट के फॉर्म में लिख दो, ऐसे, और एक गिवन वेक्टर बी है। जो इस लाइन के पैरेलल होता था। अगर ऐसा कोई केस पता हो कि एक पासिंग पॉइंट है और एक गिवन वेक्टर बी है जिसकी पैरेललिटी है, तो आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन पूरा कमाल करके दिखाती है और कंप्लीट एनालिसिस आपको आपके पेपर में करके दिखाती है। डेफिनेटली आपने सारे कर लिए होंगे अगर आपने इसको फॉलो किया होगा तो। और बाकी बची रही सही कंसेप्ट आपको याद होगी कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तब फाइंड करना जब वो 2 पॉइंट से पास होती है। तो वो इक्वेशन आपको याद आ रही होगी कि ये थी, बिल्कुल ऐसा ही था। अगर आपको ये 2 याद बनी हुई है तो आप स्ट्रेट लाइन की जंग जीत सकते हैं। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि प्लेन भी कुछ ऐसा ही है जो आपकी कंसेप्ट पर बेस्ड है, आपके थॉट प्रोसेस पर बेस्ड है, आप उनको याद रखें तभी आपसे होगा, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए प्लेन की कंसेप्ट। बिल्कुल आज और कल 2 दिन में प्लेन ख़त्म कर लेंगे हम लोग। प्लेन के पूरे वीडियो लाइव आएंगे। प्लेन बहुत ही खूबसूरत सा कंसेप्ट, अगर आपको प्लेन पढ़ना है। आपकी बुक्स प्लेन में अलग अलग कहानियाँ बताती हैं, प्लेन में अलग अलग स्टोरीज क्रिएट करती हैं। हम आपको प्लेन के लिए सिंगल 1 कंसेप्ट दे के जा रहे हैं। केवल मेरी बात याद रखना, बस इसी से प्लेन लग जाएगा। पहला ये कंसेप्ट है जिससे आपको पूरा प्लेन लगाने में मदद मिलेगी। मैं आपको एकदम ओवरऑल डिस्कशन, कंसेप्चुअल डिस्कसन, लाइव डिस्कशन दूंगा, देखना कंसेप्ट कैसे बनती है। सुनो, एक प्लेन की इक्वेशन तब फाइंड करना, ये प्लेन का फर्स्ट फॉर्म है, 1 पॉइंट पासिंग एंड परपेंडिकुलर वेक्टर फॉर्म। परपेंडिकुलर वेक्टर फॉर्म। एक प्लेन की इक्वेशन तब पता करना जब वह एक बिंदु से गुजरता है। ये बिंदु वेक्टर के फॉर्म में या कोऑर्डिनेट के फॉर्म में मौजूद होगा आपके पास। वेक्टर होगा तो कोऑर्डिनेट बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट होगा तो वेक्टर बना सकते हैं बड़ी आसानी से। और एक ऐसा वेक्टर गिवन होगा जिसके बारे में एक स्टेटमेंट आएगा, वो वेक्टर प्लेन पर परपेंडिकुलर है। कोई भी वेक्टर हो सकता है। केवल कंसेप्ट क्लियर करिए, उस थॉट प्रोसेस को क्लियर करिए जो प्लेन लगवा देगा आपसे।
एक प्लेन की इक्वेशन तब पता करना, ये समतल है देखिए, जब वो एक पासिंग पॉइंट दिया होगा आपको और एक ऐसा वेक्टर दिया होगा जो समतल पर लंब होगा। ये पर्टिकुलर है कि ऐसा वेक्टर हमें पता होना चाहिए जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो बस वही पुराना r.n वेक्टर इज इक्वल टू a.n। तो केवल आप मेरे लिए इतना याद रख लीजिए, आपको प्लेन हम सिखा देंगे। बिल्कुल। इसके बाद प्लेन का एक दूसरा फॉर्म है। 5 टाइप का प्लेन आएगा, इन प्लेन्स का केस समझिएगा। एक प्लेन का केस 2 है, इसी से बिल्कुल मिलता जुलता है लेकिन बड़ा भारी अंतर है। एक प्लेन की इक्वेशन तब पता करना, ध्यान रखिएगा दोनों में शब्दों का फर्क समझिएगा। एक प्लेन की इक्वेशन तब पता करना जब मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पता होगी। ये हम आपको देंगे, प्रश्न में बोल के देगा, कहेगा एक समतल का समीकरण ज्ञात करो जब मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है। कुछ भी लिख लो, जो मर्जी करे। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई इतनी है। तब एक सिचुएशन और आपको देगा, एक वेक्टर जो समतल पर लंब होगा लेकिन वह एकक सदिश होगा, इसकी गारंटी होनी चाहिए। जब मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई दी हुई हो और एक ऐसे समतल का समीकरण पता करना हो जो प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन होगा, इस केस में पर्टिकुलर ध्यान रखिएगा वह एक एकक सदिश होना चाहिए। इस वाले में जब एक पासिंग पॉइंट होगा तो वेक्टर का एकक सदिश होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये वेक्टर एकक सदिश यानी यूनिट वेक्टर नहीं है तो फिर आप ये वाला केस अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर इस केस में फार्मूला उसी से मिलता जुलता होगा, r.n कैप, r.n कैप, n एक यूनिट वेक्टर होना कंपलसरी है, इज इक्वल टू डायरेक्ट p कह दो या d कह दो, जो भी आपकी किताब में हो। मैंने 2 केस ओरिजिनल स्टडी करा दिए हैं, इन दोनों का फ़र्क समझ लेना, नहीं गड़बड़ा जाएगा मामला। ये प्लेन की इक्वेशन तब है जब एक पासिंग पॉइंट है और एक ऐसा वेक्टर है जो तल पर लंब है लेकिन एकक सदिश नहीं है। इस केस में ध्यान रखिएगा ये फार्मूला तब लगा पाइएगा आप जब मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पता होगी और एक एकक सदिश जो वेक्टर ऐसा होगा कि प्लेन पर लंब अभी भी होगा लेकिन वो एकक सदिश होना चाहिए, तो वो लगाइएगा। बाकी सारा राजकाज इसी के साथ चलता है, एक ऐसी प्लेन का इक्वेशन पता करना जो मैं इसी से सब बता देता हूँ। अभी इसी से एक ऐसे समतल का समीकरण पता करो, ये तीसरा केस है प्लेन का, ध्यान से स्टडी करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन पता करना जो एक पॉइंट वेक्टर ए से पास होता है और 2 अनपैरेलल वेक्टर, प्रैक्टिकल में करके दिखा दे रहा हूँ। 2 अनपैरेलल वेक्टर, जैसे ये मामला है, देखिए एक किताब हमारी एक प्लेन है, आपको पता ही चल रहा होगा। इस किताब के ऊपर ये 2 वेक्टर हमने जो पेन पकड़ रखे हैं, देखिए आपस में एंटी पैरेलल मतलब अनपैरेलल हैं, आपस में समांतर नहीं हैं, लेकिन इस समतल पर ये दोनों वेक्टर समांतर हैं। तो एक वेक्टर का नाम b, एक का नाम अगर मैं c दे दूं, पासिंग पॉइंट मेरा वेक्टर a हो चुका है, तो वेक्टर n बड़ी प्यार से निकल जाएगा। ये जो 2 वेक्टर b और c दे रखे हैं, तो एक तीसरा वेक्टर जो मेरी मार्कर के रूप में यहाँ मैं ऐसे खड़ा कर देता हूँ। तो आपने अगर वेक्टर कभी पढ़ा होगा ज़िंदगी में तो एक बहुत थॉट प्रोसेस वाला मैटर है, थिंक वाला मैटर है कि देखो मुझे इस किताब यानी समतल का समीकरण चाहिए जो पॉइंट ए से पास होता है, और 2 अनपैरेलल वेक्टर हैं, आपस में बी और सी अनपैरेलल हैं लेकिन इस समतल पर दोनों समांतर हैं। तो जो वेक्टर n है ये हमारी मार्कर की डायरेक्शन फॉलो करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, कहीं आपने भी पढ़ा होगा कि 2 गिवन वेक्टर b और c हों तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है वो उन दोनों वेक्टर्स पर लंब होता है। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके हमारी यही कहानी वापस आ गई है, ये वाली, कि 2 ऐसे वेक्टर जो आपस में अनपैरेलल हैं, तो इनका नाम हम आपको बी और सी दे करके क्वेश्चन में देंगे। तो आपको वेक्टर n की व्यवस्था करनी होगी। तो एकदम प्रैक्टिकल समझ लीजिएगा, जो वेक्टर n होगा, अगर ये दोनों समतल इस समांतर के समान, ये दोनों वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल हैं,
तो जो वेक्टर n होगा यानी b क्रॉस c निकलेगा वही तो वेक्टर n होगा। यानी हम कह सकते हैं ये फार्मूला मेरा रिट्रेस हो जाएगा, r डॉट n बराबर a डॉट n। तो इसी में वेक्टर n अब कौन हो गया है ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। वेक्टर n वेक्टर b और c का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। जो दो पॉइंट गिवन होंगे, जो वेक्टर दो गिवन होंगे b और c, जो आपस में अनपैरेलल होंगे लेकिन प्लेन पर पैरेलल होंगे, उनका वेक्टर n जो है b क्रॉस c से निकल आएगा। फिर a डॉट b क्रॉस c। आपको समझ आ गई होगी बात। b क्रॉस c आप बड़े प्यार से कहीं अलग निकलवा लेंगे, दोनों वेक्टर हम आपको न्यूमेरिकल्स में दिया करेंगे, उनका a के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा, b क्रॉस c यहाँ फाइंड कर लीजिएगा, मेरा काम हो जाएगा। ये केस 3 है, ये केस 3 है। इसके बाद हमारे पास आता है प्लेन का केस 4। 3 बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण। देखो सरल रेखा के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। 3 बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण, ध्यान रखिएगा। 3 पासिंग पॉइंट हैं। अब की बार ऐसे प्लेन का इक्वेशन चाहता हूं मैं, ए बी सी। संरेख नहीं होने चाहिए, 3 अलग अलग पॉइंट हैं। तो एक का नाम वेक्टर ए हो गया, मैं थोड़ा पीछे लिख दूं क्या। 3 बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण चाहता हूं। ये एक बिंदु का नाम मैंने ए दे दिया है, एक बिंदु का नाम, बस संरेख नहीं होने चाहिए। 3 असंरेख बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। इस बिंदु का नाम वेक्टर ए से, इस बिंदु का नाम वेक्टर बी से, इस बिंदु का नाम वेक्टर सी से। देखिए मैं इसी से फिर से कन्वर्जन तो मैं करके दिखा देता हूँ। एक मुझे समतल का समीकरण तब चाहिए होता था जब एक पासिंग पॉइंट और एक वेक्टर n जो प्लेन पर लंब हो। तो सुनो, ये वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर ए सी है। अगर ये आपस में संरेखी नहीं है तो एक ऐसे भगा जा रहा हो, एक ऐसे भगा जा रहा हो, तो वेक्टर n तो मुझे मिल जाएगा ना। अगर मुझे वेक्टर n की ज़रूरत पड़ेगी तो वेक्टर n इज इक्वल टू, जो ये वेक्टर ए बी निकालेंगे हम और जो वेक्टर ए सी निकालेंगे हम, इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। जिसने वेक्टर क्लास में पढ़ा है 11th में, उसे बिल्कुल आसानी से बात समझ में आ रही होगी कि इन दोनों वेक्टरों पर जो लंब वेक्टर होता है वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो मैं वेक्टर ए बी निकालूंगा तो बी में ए के कोऑर्डिनेट घटा दूंगा, वेक्टर ए सी निकालूंगा तो सी में ए के कोऑर्डिनेट घटा दूंगा, तो मुझे वेक्टर n की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब वेक्टर n मिल जाता है तो मेरा आंसर आ जाया करता है r डॉट n। मैं कोई नई कहानी नहीं बता रहा हूँ, आपको एक ही से सारे बता रहा हूँ। केवल आप पहले वेक्टर ए बी फाइंड करिएगा, वेक्टर ए सी फाइंड करिएगा, ए बी निकालने के लिए बी में ए घटाइएगा, ए सी निकालने के लिए सी में ए घटाइएगा। जब आप इतना कर लेंगे तो आप करेंगे क्या, वेक्टर n की व्यवस्था करेंगे जो इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आ जाएगा। और ए पॉइंट ये आपको मैं दे भी करूँगा। अरे ये 3 पॉइंट है तो किसी एक को ए मान लेना, चाहे आप b डॉट n इज इक्वल टू ए डॉट n करा देना, सबसे आएगा। फिर अगर ए पर बैठे तो ए बी वेक्टर हो गया, ए सी वेक्टर हो गया, ए पासिंग पॉइंट हो गया, वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी मेरा वेक्टर n हो जाएगा, r डॉट n इज इक्वल। देखिए एक ही थॉट प्रोसेस से मैं सारे टाइप के सवालों को हैंडल कर रहा हूँ। ये लगवा देना, कभी गलती नहीं होगी। बस केवल वेक्टर, अगर जिसे प्लेन समझना है वो वेक्टर n का चक्कर पाल ले। इसके बाद एक लास्ट टाइप का वेक्टर ए है जिसे हम अंतःखंड रूप कहते हैं। ये है हमारा चौथा प्लेन। और एक आखिरी वेक्टर हम दे देते हैं आपको, यह 3 बिंदुओं से जाने वाला एक लास्ट वाला वेक्टर हमारे पास 5वां है, अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप आपको याद होगा, सरल रेखा जब 11th में आप पढ़ते थे, x अक्ष से a काटती थी, y अक्ष से b काटती थी, तो 2 डायमेंशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1 दिया करते थे। आज हमारे समतल का समीकरण है वो z अक्ष से भी काटेगा, तो z अक्ष में अंतःखंड c काटेगा। तो इस समतल का समीकरण अगर आपको चाहिए तो प्लस ऑटोमेटिक अपने आप ज्ञान आ जाता है, हम इसे z अपान सी और कर देंगे तो अंतःखंड रूप में हमारा वेक्टर आ जाएगा। ए प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी x अपान a y अपान b z अपान सी।
ये 5 केस हैं जब हम स्टडी करेंगे प्लेन की इक्वेशंस की। पहली एक्सरसाइज केवल प्लेन की इक्वेशन को फॉलो करेगी, जिसमें ज़्यादातर केस इसको और इसको लेकर के होंगे 70 से 80%। ये भी बीच में आएगा, ये 1-2 सवाल आएगा, ये भी 1-2 सवाल आएगा। तो जितने एग्जाम्पल हैं वो मैं बता देता हूँ। आज कई एक्सरसाइज सभी बच्चों को कंपलसरी तौर पर लगा के ख़त्म कर लेनी है। जो डाउट होंगे उन्हें भेज देना है। हम उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के दौरान आपको मैं बार बार रिट्रेस करता रहूँगा ये सारी कंसेप्ट। ये ओरिजिनल कंसेप्ट है कि कौन सा वेक्टर किस फॉर्म में है। ध्यान से एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। ये वेक्टर का इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट होगा। एक वेक्टर की प्लेन की इक्वेशन तब पता करना जब एक बिंदु से गुजरता है और एक गिवन वेक्टर n है जो इस प्लेन पर लंब है, ये गिवन हो। तो r.n = a.n। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पता हो। लेकिन तब ये वेक्टर जो n है, यहाँ जरूरी नहीं कि वो यूनिट वेक्टर, लेकिन यहाँ जो वेक्टर n गिवन हो वो एक एकक सदिश होना चाहिए, और नहीं है तो आप उसे बनाइए। तो ये केस हो जाएगा। एक समतल का समीकरण तब पता करना जब वह एक बिंदु से गुजरता है और दो दिए गए असमांतर सदिशों के समांतर है। ध्यान दीजिएगा, एक समतल का समीकरण तब पता करना जो एक बिंदु A से गुजरता है और 2 असमांतर सदिशों के समांतर है। प्रैक्टिकल देख लीजिए फिर से एक बार। देखिए, ये 2 वेक्टर आपस में असमांतर हैं, लेकिन समतल पर ये दोनों समांतर हैं। तो मेरा वेक्टर n इन दोनों वेक्टर b और वेक्टर c पर लंबवत खड़ा हो जाएगा। यानी वेक्टर n का जुगाड़ करना हो तो सीधे b क्रॉस c निकाल लीजिएगा, ये दोनों हम आपको देंगे। बस इसी फॉर्मूले में डाल दीजिए, ये वाला केस स्टडी हो जाएगा। इसके बाद एक 3 बिंदुओं से गुजरने वाला मामला हो, a b c तीनों बिंदु दिए हों, वेक्टर a b फाइंड कर लीजिए, a c फाइंड कर लीजिए। a b क्रॉस a c निकाल करके वेक्टर ए बी निकालने के लिए बी में ए घटाएंगे, ए सी निकालने के लिए सी में ए घटाएंगे, और इसको फाइंड करके वेक्टर एन निकालिए। फिर अगेन वही लगा दीजिए, और ये तो सबसे सरल ही है। चलिए मैं न्यूमेरिकल शुरू करता हूँ। बहुत मज़ेदार है, बहुत कम समय लेगा। मैं चाहूँ तो एक ही लेक्चर में इसे फिनिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको 2-3 लेक्चर दे दूँगा इस प्लेन के लिए, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल है और ये 8 नंबर आपको दिला के जाएगा। आज की क्लास ही आपको 8 नंबर दिला सकती है, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा आराम से कर लीजिए। सिर्फ 5 एग्जाम्पल आज बताऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, और जो बचा हुआ 6वां 7वां 8वां एग्जाम्पल है उसकी चर्चा मैं कल के लेक्चर में करूंगा। आज का पहला सवाल, एग्जाम्पल 1, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से, देख लीजिए हो गया ना, जो मूल बिंदु से 6/√29 मीटर दूरी पर है। मूल बिंदु से इसका जो वेक्टर है, अभिलंब वेक्टर यानी वेक्टर n, वो दिया हुआ है +4 के। हमने बताया आपको कि अगर मूल बिंदु से लंबवत दूरी हो और ये वेक्टर अगर एकक सदिश बना ना हो, एकक सदिश हो तो डायरेक्ट डाल दिए, ना हो तो पहले बना लीजिए। तो ये एकक सदिश नहीं है। इस वेक्टर को अगर एकक सदिश बनाना है तो आप तो वेक्टर पढ़ के आ चुके हो, इसके मॉडुलस से डिवाइड कराना है। इसका मॉडुलस हो जाएगा 16, 4, 20, 9, 29। बस लगा दीजिए r.n = p। बस r की जगह पर वेक्टर r हमेशा है, जो कार्टेशियन फॉर्म बनाने के काम आता है। n कैप की जगह 2i - 3j + 4k। n कैप यानी इसको एकक सदिश होना अनिवार्य है, = p यानी 6/√29। जी हाँ, आपके सवाल का आंसर आ चुका है। पहला सवाल ख़त्म हो चुका है। चलिए अगला सवाल आपके इंतज़ार में। अगला सवाल आपके इंतज़ार में। देखिए कोई आया है क्या, एक सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल अगली कंसेप्ट आपके इंतज़ार में, वेक्टर की, प्लेन की। एक्चुअली इसमें वेक्टर ही वेक्टर दिखाई देता है तो बार बार प्लेन बोला जाता है। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपका वेट कर रहा है। आइए सुनते हैं।
कह रहा है एक समतल का समीकरण, एक प्लेन की इक्वेशन जिसकी इक्वेशन गिवन है 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप चाहें तो इस प्लेन की इक्वेशन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -1। पर ये प्लेन का इक्वेशन है, पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक्कोजाएं बताइए। तो सुनो, तो मुझे प्लेन की इक्वेशन अब की बार दे दी है, तो इसने कहा जो लंब आप इस समतल पर डाले हैं उसकी दिक्कोजाएं बताइए, उसकी और इकाई सदिश है जो मूल बिंदु से डाले गए इकाई लंब सदिश की दिक्कोजाएं बताइए। तो पहले इसको मैं यूनिट वेक्टर बनाऊंगा और इसको प्लस में कराऊंगा क्योंकि लंब की लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती। तो सुनिए, इसको मैं अगर चाहूँ तो कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस का 6i प्लस का 3j प्लस का 2k इज इक्वल टू प्लस का 1। हाँ, वो माइनस साइन इधर करवा दिया यार, तो लंब की लंबाई है नेगेटिव। अब तुमको पता है अगर यह मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है तो एक शर्त होती है कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पता हो तो जो यूनिट वेक्टर ये खींचा, ये वेक्टर है जो पृष्ठ पर लंब है, वो एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले इज्जत दीजिए, उसे बना दीजिए। बनाइए इसको, इसके परिमाण से भाग देंगे 36, 4, 40, 9, 49, 49 का वर्गमूल 7, 49 का वर्गमूल 7। लीजिए वेक्टर r इज इक्वल r डॉट माइनस का 6/7i 3/7j और 2/7k। देखो ये एक एकक सदिश हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई हो गई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इस एकक सदिश की दिक्कोजाएं चाहिए थी। तो आपको तो पता है अगर यह एकक सदिश है तो i, j और k के गुणांक ही तो दिक्कोजाएं होती हैं। आप वेक्टर में हमारे साथ दिक्कोजाएं पढ़ के आए हैं, तो एक कास अल्फा, एक कास बीटा, एक कास गामा, और ये सभी की वैल्यू हमें क्रम से -6/7, 3/7 और 2/7 मिलने वाली है। दैट्स ऑल, आपका सवाल पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला, जो मैंने आपको सिखाया है शुरुआत के 10 मिनट में, उसी से सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे 5 मिनट में। जो शुरुआत के 10 मिनट में आपको सिखाया है इसके सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे अंतिम के 5 मिनट में। एग्जाम्पल 3 आपके लिए ले आया हूँ। सदिश इतने पर लंब सदिश इतने के अंतिम बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। सुनिएगा, सदिश इतने पर लंब सदिश इतने के अंतिम बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। तो मोटा मोटा ये क्यों नहीं कहना चाहता है, एक समतल का समीकरण बताइए जो इस वेक्टर a अर्थात बिंदु a जिसका कोऑर्डिनेट i प्लस 5j प्लस 3k से गुजरता है, और एक ऐसा वेक्टर जो तल पर लंब है, तल पर लंब है, समतल पर लंब वेक्टर n जो कि हमें दिया है 2i 3j 6k। तो आपको अगर मेमोरी में है, कंसेप्ट में है कि ऐसे समतल का समीकरण पता करो जो एक बिंदु से गुजरता है और एक ऐसे वेक्टर जो कि तल पर लंब है गिवन है, तो आपको एक ही कंसेप्ट इस्तेमाल करनी है पूरे चैप्टर में, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। तो r की जगह आप r रखिए, n की जगह पर 2i 3j 6k। ये मेरा वेक्टर n है। अब ये तल पर लंब है, तो अगर ये पासिंग पॉइंट दिया हो तो इसको एक एक्सरसाइज करना कदापि जरूरी नहीं है। a डॉट n मार दीजिए तो 2 15 18, आंसर आपके इंतज़ार में। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बताइए। तो सुनो, जब इसे मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई के रूप में लिखना है तो इसे मूल बिंदु से लंबाई वाले फॉर्मेट में रख दीजिए। ये तो हो गया हमारा आंसर, r डॉट 2i 3j 6k इज इक्वल टू 35।
अब अगर इसे मूल बिंदु से लंब के फॉर्म में डालना है तो आपको पता है आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू इसे पी बनाना होगा। तो इसको फिर एकक सदिश बनाइए। एकक सदिश बनाने के लिए इसके मॉडुलस से भाग देना है, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा 7, तो 7 से इधर भी भाग देना पड़ेगा, बपौती तो चलती नहीं है। अब ये बन गया एन कैप आर डॉट, ये बन गया एन कैप, एकक सदिश बन गया इज इक्वल टू 7 पना 35। तो आप तुलना करें तो डाले गए लंब की लंबाई 5 होनी चाहिए। अब आपकी किताबों में क्या करता है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी ओरिजिनल कंसेप्ट इतना कहती, जाके आंसर चेक कर लीजिए 5 आएगा। हाँ, किताब भी एक बार खोल के बैठिएगा, इसे हवा में मत बैठिएगा। एग्जाम्पल 4 लगाने जा रहा, मैं क्या करूँ, मैंने जितना ही पढ़ा इतना मैं जानता हूँ। हमें ये सब स्टोरी नहीं पता है कि क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। अब कहो तो मैं इसके 6 तरीके और बता दूँ इसी सवाल को लगाने के, दिखाओ? चलो दिखा देता हूँ तुमको, और थोड़ी तसल्ली हो जाएगी और थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आओ इधर, ये था प्लेन का जनरल फॉर्म आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, जो यहाँ तक आ गया था। इसने मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पूछी थी, तो मैंने इसे मूल बिंदु से डाले गए लंब के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने बताया था इस वेक्टर को फिर आपको एकक सदिश बनाना पड़ेगा। एकक सदिश बनाने के लिए इसके परिमाण से भाग दे दिया, तो मेरे लंब की लंबाई ऑटोमेटिक मिल गई, आर डॉट एन कैप बराबर पी। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं एक और तरीका, एक का 6 और तरीके बता सकता हूँ यार। इस वेक्टर आर को एक्स आई वाई जे जेड के कह दीजिए। आपको तो पता है, चाहे आप लाइन लगाएं चाहे आप प्लेन लगाएं, सबके केस में यही स्टडी है। बराबर आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन की वैल्यू 35 आ गई थी। तो ये वेक्टर इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बना रहा हूँ, 6z इज इक्वल टू 35। देखिए ये प्लेन की इक्वेशन हो गई जिसको मैंने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कार्टेशियन क्या कहते हैं, हाँ कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब इस कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हुए प्लेन पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पता करनी है। तो आपने सरल रेखा अगर कक्षा 11 में पढ़ी होगी तो आपके पास 0 0 से लंबा डलवाया जाता था। आज मैं 0 0 0 यानी क्योंकि समतल है तो लंब की लंबाई बराबर। आपको अगर सरल रेखा याद आती होगी तो एक्स वाई की जगह वो पॉइंट रिप्रेजेंट कर देते थे। आज एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0, 35 बाएँ आ जाएगा तो -35 अपान। जब आपने सरल रेखा पढ़ी होगी तो एक्स वाई के गुणांकों को वर्ग करके यहाँ जोड़ देते थे। आज एक्स वाई और जेड के गुणांकों को वर्ग करके जोड़ देंगे। 4 9 36 अर्थात 7। और लंब की लंबाई न 2D में कभी निगेटिव होती थी न 3D में कभी निगेटिव होने दूंगा। आंसर आपको पता है, लंब की लंबाई यहाँ -5 आई है, लेकिन लंब की लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती है। देखिए आज भी ये 5 ही आई है। तो आप चाहे वेक्टर से चले जाओ, चाहे कंसेप्ट से चले जाओ, चाहे ओरिजिनल 2D के कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई कर दो, सब वैलिड है। आपका सवाल पूरा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक समतल का यही कार्टेशियन इक्वेशन कार्तीय समीकरण दे रखा है। कभी कभी हिंदी याद नहीं आती है, अभी अचानक याद आ गई कार्तीय समीकरण। प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन दे रखा है। मैं आपको 4-6 तरीकों से इस सवाल को लगा के दिखा सकता हूँ। कह रहे मूल बिंदु से लंबवत दूरी बताइए, तो सीधे मूल बिंदु से लंब क्यों नहीं डलवा देते हैं आप। अगर आपने सरल रेखा याद होगी, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ऐसे कुछ रहती थी और कहता था इस सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बताओ, कक्षा 11 में मैथ में। तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई अगर आप चाहते थे तो इस x की जगह 0, y की जगह 0 और जो बचता था अपान अंडर रूट के अंदर करते थे x और y के गुणांकों का वर्ग। 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 को 10 से भाग देंगे 2। जी हाँ, इसी तरह अगर मैं 0 0 0 से इस लाइन पर लंब डलवा दूं तो लंब की लंबाई p बराबर प्लेन में डलवा दूं तो यहाँ x y z हो जाएंगे। तो 0 0 0 माइनस का 6 अपान अंडर रूट 2 दूनी 4, y का गुणांक 3 त्रिका 9, z का गुणांक 4 चौको 16, 16 9 25 -6 बटे अंडर रूट 29। लंब की लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती है तो इसे 6 बटे अंडर रूट 29 लिख के छोड़ देंगे। अगर आपको इससे तसल्ली ना आती हो, देखिए मैं प्लेन की ओरिजिनल कंसेप्ट से भी इसे लगा के दिखाता हूँ, यही आएगा। लंब की लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती है तो 6 बटे अंडर रूट 29।
सुनो, इस पेन का एक कार्टेशियन फॉर्म लिखा है, इसे मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आर डॉट, ये जो एक्स वाई जेड के गुणांक हैं वो आई जे के में बैठ जाते हैं, आई माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। मैं भेज दिया उधर। अगर आपको बिलीव ना आता हो कि यार इससे कैसे सचान सर ने निकाल दिया है, तो भाई साहब आपको एक बात बताऊं, आर हमेशा आपका चाहे लाइन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे स्फीयर हो, हमेशा एक्स आई वाई जेड चटके रहा है। तो मालिक इनके डॉट प्रोडक्ट कई ले, ये नहीं आ जाए, अरे 2x - 3y 4z रख दो, ये आ जाएगा। हाँ, तो मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ? तो देखो इसका, इस समतल का मैंने वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट कर दिया। कार्टेशियन से वेक्टर में इंस्टेंट ऑफ टाइम आया जा सकता है। अब इसने मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पूछी थी। जब मूल बिंदु से लंबाई पूछी जाए तो आप इसको तुरंत एकक सदिश बना दीजिए। एकक सदिश बनाने के लिए आपको पता है इसके परिमाण से भाग देना है। लीजिए, डायरेक्ट आंसर आपकी हिटिंग में है। ये आपकी सीन हो गई, ये आपकी सीन हो गई। ये आर डॉट एन कैप बन गया ना, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। तो ये पी जो होता था वो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई होती थी। ये चौथा सवाल हो गया। पांचवा और अंतिम सवाल आज के लिए आपके पास है, और इससे रिलेटेड जितने सवाल पूरी एक्सरसाइज में मिल जाते हैं आप उन्हें लगा के ख़त्म करोगे। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 बिंदुओं, देखिए ये बात मैंने अभी भी बताई आपको, 3 आसनरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ध्यान रखिएगा, बिंदु आसनरेख होने चाहिए। एक बिंदु का नाम हम वेक्टर ए दे देंगे, एक बिंदु का नाम हम वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर देंगे, एक बिंदु का नाम हम वेक्टर सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। आप क्वेश्चन में देखिए वेक्टर ए मेंशन किया गया है, शायद आई प्लस जे केवल। वेक्टर बी मेंशन किया गया है 2j - 3k। वेक्टर सी मेंशन किया गया है 3i 5j - 7k। हमने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी थी जब, तो कहा था ये बिल्कुल वही केस है जो आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन से आएगा। भले ये 3 पासिंग पॉइंट का फॉर्म है, आपकी किताब कैसे कैसे बताती है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मेरी एक ओरिजिनल कंसेप्ट उसे सारे लग जाते हैं। मैंने क्या कहा, हमारे पास ये केस था, एक प्लेन की इक्वेशन तब पता करना जब एक ऐसा वेक्टर पता है जो समतल पर लंब है, वेक्टर एन, और एक पासिंग पॉइंट वेक्टर ए है। बस इसी से सारे पेन कन्वर्ट करके मैं इसी के ऊपर ले आके खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा है। हमने इसके ऊपर पढ़ने के साथ साथ किताबी ज्ञान के अलावा एक एक्स्ट्रा रिसर्च भी कर रखी है, वही आपको दिखा रहा हूँ। सुनो, तो वेक्टर एन चाहत की रखने वालों के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट में बताया था, वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी निकलवा दीजिए। वेक्टर ए बी निकलवाने वालों के लिए आपको पता है कि इसमें से इसको घटाना होगा, तो वेक्टर ए बी आने वाला, इसमें आई का कोऑर्डिनेट नहीं, इसमें आई है तो माइनस का 1i। इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का j, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4k। ये मेरा वेक्टर ए बी हो गया। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है वेक्टर ए सी के साथ। ए सी की चाहत रखते हैं तो सी में ए को घटाएं, 3i में i निकलेगा 2i, 5j में कोई j निकलेगा तो 4j, और 7k में कोई k ही नहीं है तो माइनस का 7k। लीजिए, वेक्टर n की तैयारी हो चुकी है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट आप घर में जाके निकाल लीजिएगा। वेक्टर n हमारा आने वाला है i j k, -1 1 और -4, 2 4 और -7। इनका क्रॉस प्रोडक्ट आप बस निकालिएगा, और हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। मुझे तमाम स्टोरी नहीं पता है, मैं एक लाइन में जो सवाल तुम्हारी किताब में 1.5 पेज में लगा हुआ है, बस आखिरी स्टेप लगाने जा रहा हूँ, और मैच करा लीजिएगा आंसर। पहली लाइन पहला कॉलम माइनस का 7 प्लस का 16, जे माइनस का हो जाएगा पहली लाइन आखिरी कॉलम 7 और प्लस का 8, आखिरी में के बनेगा पहली लाइन आखिरी कॉलम -4 -2 -2 यानी माइनस का 6। जी हाँ, मेरा वेक्टर एन आ चुका है, तो आर डॉट एन एन वेक्टर है, 16 में 7 जाएगा 9i, 8 7 15j माइनस का 15j, 6 माइनस का 6k इज इक्वल टू ए डॉट एन। ए मेरा वेक्टर ये है और एन मेरा वेक्टर ये है।
ए डॉट एन कराइए, आई का आई के साथ 9, जे का जे के साथ माइनस का 15, के वाला है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। जाके चेक करवा लीजिए आंसर। आर डॉट 9i 15j, आर डॉट 9i 15j 6 के कुछ गड़बड़ हो गई है यार, थोड़ी सी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में गलत हो गया क्या शायद, चेक कर लीजिए। लेकिन लगाना यही है। कल मैंने जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें वीडियो में साउंड नहीं है, एक्यूरेसी के साथ मैच है, कहीं कोई गड़बड़ हो गई है, चेक कर लेता हूँ। आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन लगाने, वेक्टर ए बी की व्यवस्था कर ली, ए सी की व्यवस्था करें, डेटा चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट लगेगा। आई प्लस 2j, बी वाला वेक्टर है 2j माइनस 3k और 5/3j माइनस 7k, करेक्ट है। वेक्टर ए बी की चाहत में मैं आया हूँ तो ए बी वेक्टर चाहूँगा तो बी में ए घटाऊँगा, तो यहाँ ए घटा था तो 0i माइनस का i, इसमें ए घटेगा तो प्लस का j, इसमें ए घटेगा तो माइनस का r। तो देखो ये गड़बड़ हो गया है, यही गड़बड़ हो गया है, इसी जगह गड़बड़ हो गई है। अब गलत हो गया है तो हो गया है ना। इसमें से इसको करेंगे तो माइनस का i, जे वाला करेंगे तो प्लस का जे, और 3k था, इसमें k का एलिमेंट ही नहीं था तो बस माइनस का 3k, इसको घटा लेते, बस उतने से पूरा गलत हो गया है। तो अब आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। वेक्टर एन फाइंड कर लेंगे, आप लगा के ट्राई करिएगा यार, मैं जिम्मेदार हूँ इसका। मैंने गलती करी ना, एक छोटी सी गलती से पूरा सत्यानाश हो गया। देख रहे हैं, इतनी छोटी सी गलती थी, आंसर डिसमैच हो गया। कर दीजिए, वेक्टर ए बी फाइंड कर लीजिए, ए सी फाइंड कर लीजिए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके वेक्टर एन निकाल लीजिए। बस ओरिजिनल जो मैंने एक कंसेप्ट आपको बताई है, मैं पूरे प्लेन को इसी एक कंसेप्ट से हाँक देता हूँ, इसकी गारंटी गलत कभी नहीं होगा। आप ये लगाइए और आंसर पाइए एग्जैक्ट। अब ये गलत हो गया था तो वेक्टर एन की ज़रूरत थी, तो वेक्टर एन फाइंड कर लीजिएगा, ए बी क्रॉस ए सी करा के, और जो आ जाएगा वो रिजल्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। सुनो, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको इसमें लंब पात के निर्देशांक निकालने हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे, मैं अगली नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज का कंसेप्ट देने से पहले, कंसेप्ट देकर इस पहले क्वेश्चन को 6 लगाऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 7 लगाऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 8 तो लगा ही दूंगा, अभी लगा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 लगा देता हूँ। और बाकी एक्सरसाइज में आप सारे सवाल आज लगा डालिए, लंब पाद के निर्देशांक केवल छोड़ दीजिएगा। जितने सवालों में लंब पाद के निर्देशांक निकालने हो छोड़ दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा वो बेहद अहम चीज़ है, और उसको भी निकालने का बहुत ज़बरदस्त मेथड हम आपको सिखाएंगे, वो सिर्फ वेक्टर से आएगा। ये पूरा पेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, कुछ लोगों के तो ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन आसानी से समझ जाएंगे। सुनो, उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण जो बिंदु इतने से जाता है, सुनिएगा, उस समतल का समीकरण ज्ञात करना जो बिंदु इतने से जाता है। तो जिससे जाता है उसको हम लोग हमेशा वेक्टर ए कहते हैं। वो बिंदु दिया है 5-5, 2, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रखना, 5, 2, -4, और 2, 3, -1 दिक् अनुपात वाली रेखा पर लंब है। फर्जी बात, एक ऐसा वेक्टर जिसके दिक् अनुपात अर्थात डायरेक्शन रेशियो 2, 3, -1 दिए हैं, तो वेक्टर एन के बारे में बता दिया है। तो वेक्टर ए पता है, वेक्टर एन पता है, डालते काहे नहीं वेक्टर आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। कोई नौटंकी करने की ज़रूरत थोड़ी ना, ओरिजिनल कंसेप्ट मैं तुमको दे रहा हूँ, बस फॉर्मेट डाल दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। अब बाद में अगर कार्टेजन बनाना हो तो कार्टेजन आंसर निकलवा दूँ, आर डॉट एन वेक्टर की जगह 2i 3j। जो काम तुम दिन भर में करोगे वो काम सिर्फ 10 सेकंड में हो सकता है। ए डॉट एन 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, 4 एकम 4, जी हाँ, 10 6 16 4 20। अब आप इसको अगर कार्टेजन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आर की जगह एक्स आई वाई जे जेड के करवा दीजिए, और उनका डॉट प्रोडक्ट करिए तो 2x, अरे आर हमेशा चाहे लाइन हो चाहे पेन हो, एक्स आई वाई जे जेड के है, एक्स आई वाई जे जेड के है, करिए डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 20 हो गया। यही था हमारा क्वेश्चन का आंसर, और हो गया सवाल समाप्त। तो एक क्वेश्चन केवल छोड़ के जाइए, एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें लंब पाद के निर्देशांक निकालेंगे। एक्सरसाइज में भी जो ऐसे सवाल है जिनमें लंब पाद के निर्देशांक निकालने हो उनको अभी छोड़ दिए। कल की नेक्स्ट लेक्चर जब शुरू करूंगा सबसे पहले इसी कंसेप्ट से शुरू करूंगा, हाउ टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फिर इसके बाद कल एक नई कंसेप्ट तुमको दूंगा, बहुत ज़बरदस्त होगी वो। अगली एक्सरसाइज उसी एक कंसेप्ट से चली जाएगी।
इमेज निकालना, लंबपात निशान के एक साथ कंसेप्ट में दूंगा और इसके बाद दो प्लेन के बीच का एंगल और चैप्टर समाप्त। यानी एक लेक्चर में और ले सकता हूँ इसकी, या दो भी ले सकता हूँ, जैसा मेरा मन करेगा।